Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the second last topic of your chapter number 1, which is types of a set, and the pages we covered in this video include 7, 8, 9 and 10, and we also discussed the exercise 1D. So let's start from the very first type. So सबसे पहले जो आप लोगों के पास टाइप है वो है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइंड होता है कि आपके पास एक सेट में इतने एलिमेंट्स मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक सेट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें मेंशन है दैट सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10. यानी आपके पास ऐसे सेट ऑफ इवन नंबर्स होने चाहिए जो कि लेस देन 10 हैं. ठीक है. सो अब हमें पता है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो इंक्लूड हैं. सो पहला जो है आप लोगों के पास यहाँ पर आता है इवन नंबर 2, देन 4, देन 6, देन 8. ठीक है. सो ये आपके पास 4 इवन नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 हैं. सो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट है, ये एक डिफाइंड है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको पता है, और जितना भी डेटा आपको गिवन है वो सारा का सारा डेटा इस सेट के अंदर आ चुका है. अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट भी कुछ लोग बोलते हैं और इसको इनफिनिट भी बोलते हैं. सो इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो. ओके. अब यहाँ पर इनफिनिट सेट में आप लोगों के पास क्या है? इनफिनिट से यही बात क्लियर है कि इनफिनिट्स आपके पास इन्फिनिटी को बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इन्फिनिटी क्या होती है? इन्फिनिटी ये होती है कि जिसमें आपको नहीं पता होता कि आपके नंबर्स का एंड पॉइंट क्या है या आपके डेटा का एंड पॉइंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है दैट सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 10. आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जो कि 10 से बड़े हैं. ठीक है. अब 10 से बड़े आप कितना लिखोगे आपको डिफाइन नहीं है. ठीक है. सो ये जो सेट है ये आपके पास किस तरह से लिखा जाएगा, यानी आपने 10 से ग्रेटर लिखने हैं. सो आपके पास 11 है, 12 है, 13 है, और ये अप टू सो ऑन आगे फर्दर मूव करता जाएगा. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका इसको पता है, आपको पता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता. और ये जो डॉट्स होते हैं ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूएशन को. ठीक है. इनको हम कंटिन्यूएशन बोलते हैं. सो फाइनाइट और इन्फिनिट सेट में जो डिफरेंस है वो यही है कि फाइनाइट सेट में आपके पास जो डेटा होता है वो डिफाइंड होता है क्लियरली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ, लेकिन इन्फिनिट सेट में आपके पास जो एंडिंग पॉइंट होती है वो डिफाइन नहीं होती, वो इन्फिनिटी तक जारी होती है. मतलब जितना लंबा जाएगा. अब आपको तो नहीं पता कि इंटीजर्स का एंड पॉइंट क्या है, कितने नंबर्स हैं. अब आप वो सब सेट में अगर लिखना शुरू कर दो तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है. और आपको नहीं पता एंड पॉइंट क्या है, तो उस जगह पे हम लोग ये कंटिन्यूएशन की जो है ये सिंबल यूज़ कर देते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि ये कंटिन्यू है. ओके. उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट सेट. यूनिट सेट आपके पास क्या होता है? यूनिट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है, यानी सिर्फ एक एलिमेंट ही होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों केसेस में. अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो यूनिट सेट नहीं है. यूनिट का मतलब ही क्या होता है? एक. ठीक है. सो यूनिट सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है. उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि एम्प्टी होता है, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते. इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, और सिंपल वर्ड्स में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. सिंपल 5 भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं कंबाइन करके, या एक स्पेस दे के भी आप जो है वो ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हो. इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि एम्प्टी सेट सेट क्यों होता है जबकि उसमें एलिमेंट्स नहीं होते. ठीक है. सो ये बात लॉजिकली ठीक नहीं है. एलिमेंट्स होना या ना होना सेट के अंदर ये मैटर नहीं करता, सेट है. अगर आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस यूज़ हो रही हैं तो वो सेट है. अब एक सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास एक डस्टबिन मौजूद है और उसके अंदर जो है वो 10 बॉल्स हैं. ठीक है. और ये 10 बॉल्स जब इसके अंदर मौजूद हैं तो ये डस्टबिन आपके पास नॉन एम्प्टी डस्टबिन है. लेकिन अगर आप इन 10 बॉल्स को बाहर निकाल देते हो डस्टबिन में से, सो आपके पास डस्टबिन जो है वो एम्प्टी हो जाती है. सो वो एम्प्टी होने के बाद भी तो डस्टबिन ही रहती है. ठीक है. सो इस तरह से सेट में भी अगर एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं तो वो तब भी सेट ही कहलाएगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास एक ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका
कॉमन नहीं होता, यानी दोनों सेट्स में आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब अगर आप इनके एलिमेंट्स चेक करें तो 2 है, 5 है, 3 है, 6 है एंड 4 है, 8 है, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप है आप लोगों के पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास दो सेट्स होते हैं और उन दोनों सेट्स में कम से कम आपके पास एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए दोनों सेट्स में। तो उस सेट को हम लोग कहते हैं कि वो ओवरलैपिंग सेट है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसमें जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है वो 2 है। ठीक है, सो एक हमारे पास इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ओवरलैपिंग सेट है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में आप लोगों के पास दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ सेट से मुराद ये है कि आप लोगों के पास दोनों के जो सेट्स की कार्डिनैलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनैलिटी का क्या मतलब होता है? कार्डिनैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से, और ये कार्डिनैलिटी बताती है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है? 3, और कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्या है? अगेन 3। ठीक है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनैलिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में वो इक्वल होने चाहिए। जब वो इक्वल होंगे तो आप ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेट में 1 है तो दूसरे में भी 1 होना चाहिए। नो, नंबर्स इक्वल होने चाहिए, तो वो आपके पास इक्वलेंट सेट होता है। सो यहाँ पर जो आपके पास एन ऑफ ए है यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए है वो इक्वल है कार्डिनैलिटी ऑफ बी के। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है, इक्वलेंट सेट है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है। एक एग्जांपल है ये और दूसरी एग्जांपल है ये। अब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं कैसे? आपके पास सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद हैं 2, 4, 6, और सेट बी में एलिमेंट्स मौजूद सेट बी जो है वो टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, और उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड एक्स इज लेस देन 7। अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपने 2 के मल्टीपल्स ऐसे लिखने हैं जो कि 7 से लेस हों। सो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स होते हैं 2, 4 एंड 6 जो कि लेस देन 7 हैं। तो इसमें आपकी एक तो कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, दूसरे जो आप एलिमेंट्स ले रहे हो वो सेम होने चाहिए। मतलब 2, 4, 6 है तो दूसरे सेट में भी 2, 4, 6 होना चाहिए। तो वो आपके पास जो है वो इक्वल सेट्स होते हैं। ठीक है, सो इक्वलेंट और इक्वल में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। इक्वलेंट सेट में सिर्फ आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल सेट्स में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ जो एलिमेंट्स आप लोग यूज़ कर रहे हो वो भी सिमिलर होने चाहिए। मतलब अगर एक सेट में 2 है तो दूसरे में भी 2 होना चाहिए, एक में 4 है तो दूसरे में भी 4 होना चाहिए। बेशक एक सेट बिल्डर में लिखा हो और एक टेबुलर में लिखा हो, या एक डिस्क्रिप्टिव में लिखा हो और एक सेट बिल्डर में लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है, जैसे आपके पास एक सेट इस तरह से लिखा हुआ है 6, 4 एंड 2, तो तब भी आपके पास ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि आपके पास जो जो एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं वही दूसरे सेट में मौजूद हैं। सो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें सब एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और उसके अंदर से हमारे पास डिफरेंट सेट्स और जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब जहाँ पर आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो मंथ्स ऑफ ईयर है। अब मंथ्स ऑफ ईयर में जो आपके पास इंक्लूड्स हैं मंथ्स, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है। और यहाँ पर हमारे पास दो मज़ीद सेट्स हैं, जिसमें जे सेट है जिसमें जनवरी, जुलाई एंड जून है, और ए सेट है जिसमें अप्रैल और अगस्त है। सो ये दोनों सेट्स जो हैं ये आपके पास मेन सेट में मौजूद हैं। सो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें सब एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और उसके अंदर से मज़ीद सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। सो ये तो आप लोगों की थी टाइप्स। अब हम लोग मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, दैट मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट ऑफ द फॉलोइंग।
आपके पास कुछ सेट ऑफ सेट्स मौजूद हैं, कुछ सेट्स मौजूद हैं, उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें से फाइनाइट सेट कौन से हैं और इन्फिनिट सेट कौन से हैं। सो दो क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, दो पार्ट्स, बाकी आपका होमवर्क है। सो पहला है दैट सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। सो अब सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान हमारे पास डेफिनेटली कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जिसमें आप लोगों के पास एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, आपको पता है, जिसमें क्वेटा है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, कराची है। इस तरह आपके पास एक लिमिटेड सिटीज़ है पाकिस्तान की, तो आप सबके नाम लिख सकते हो। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है। सो इसको हम लोग करेंगे यस। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स आप लोगों ने लिखने हैं और होल नंबर्स आपके पास 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब आपको नहीं पता कि उनका एंड पॉइंट क्या है। सो ये आपके पास एक इन्फिनिट सेट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है दैट मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा आपके पास एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। दो पार्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बाकी आपका होमवर्क है। पहला पार्ट है दैट सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, यानी आपके पास जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो बिटवीन 9 और 10 कौन सा है, ठीक है। सो 9 और 10 के दरमियान में डेफिनेटली कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। सो आपके पास जो होल नंबर है वो ये आपके पास एक एम्प्टी सेट बना रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास एम्प्टी सेट है, सो हम इसको मार्क करेंगे यस। सेकेंड है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम्स। अब यहाँ पर आपने इवन प्राइम्स का सेट बनाना है, तो डेफिनेटली इवन प्राइम्स का सेट क्रिएट होगा जिसमें 2 4 6 8 अप टू सो ऑन जा रहा है। सो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे क्रॉस। अगर इस केस में आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स होता बिटवीन 2 एंड 4, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता, क्योंकि 4 और 2 और 4 के दरम्यान में हमारे पास कोई भी इवन प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सेट ऑफ इवन प्राइम्स है, सो ये आपके पास जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 दैट मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा सेट आपके पास इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है। सो इसमें भी कुछ पार्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बाकी आपका होमवर्क है। सो पहला पार्ट है आप लोगों के पास दैट ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 5। अब आप लोगों ने ये यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं हैं। तो हमारे पास ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट की हमारे पास कंडीशन ये होती है कि आप लोगों के पास जो नंबर्स मौजूद हैं, एक तो उनकी कार्डिनैलिटी यानी उनके नंबर इक्वल होने चाहिए और दूसरे सेम नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट नंबर है वो 2 और 5 है, ठीक है। ये सेम नहीं है, बाकी तो सेम है लेकिन ये तो सेम नहीं है। सो ये हमारे पास जो है वो इक्वल सेट नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल। उसके बाद 4 है और 4 पार्ट में है a इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास एक यूनिट सेट मौजूद है, और b है सेट ऑफ इवन प्राइम। सो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल सेट हैं, क्योंकि सेट ऑफ इवन प्राइम जो है वो भी आपके पास 2 से स्टार्ट होता है, सो वो भी 2 है, और ये भी आपके पास 2 सेट है, तो ये आप लोगों के पास यस दिस इज एन इक्वल सेट। उसके बाद आपके पास है 6 पार्ट और उसमें आपके पास a जो है वो 0 है और b जो है वो 5 है। अब ए जो सेट मौजूद है ये आपके पास एक्चुअली यूनिट सेट है। यहाँ पर अक्सर लोगों को लगता है कि 0 है सो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो ये इक्वल है। नो, दिस इज नॉट इक्वल। 0 है, 0 भी एक नंबर है, वो भी आपके पास एक इंटीजर भी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों होते हैं उसमें, और 0 भी आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आपके पास सेट के अंदर मौजूद है, सो इट्स मीन कि ये आपके पास एक यूनिट सेट है, और बी आपके पास नल सेट है। सो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 9 है दैट a इज इक्वल्स टू a e t एंड b इज इक्वल्स टू m q s। अब ये आप लोगों के पास इक्वल सेट हैं या ये आप लोगों के पास इक्वल सेट नहीं है। अब यहाँ पर जो पार्ट a है उसमें हमारे पास है दैट a e t और b सेट में है आपके पास m q s। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास सेट A मौजूद है उसमें आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि A E T हैं, और B में आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं M Q S।
तो ये आप लोगों के पास एक तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम है और दूसरे ये सेकेंडली जो है ये आप लोगों के पास सेट नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये मेरे से लिखने में मिस्टेक हो चुकी है एक्चुअली। ये आप लोगों के पास यहाँ पर MQS नहीं है, यहाँ पर है T, E एंड A, ठीक है। सो हमारे पास अब जो है हम इनको देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है AET और दूसरा सेट है TEA। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, यानी इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं। और दूसरा कि आपके पास सेम एलिमेंट्स है, यानी A है, इधर भी A है, E है, इधर भी E है और T है और यहाँ पर भी T है। सो ये हमारे पास एक इक्वल सेट है, ठीक है। जो पहले मैंने लिखा हुआ था जिसमें MSQ था वो हमारे पास इक्वलेंट नहीं था, ऐसा आपके पास कोई वो नहीं है, वो मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और हमने इसमें बताना है कि इक्वलेंट सेट कौन से हैं और कौन से इक्वलेंट सेट नहीं हैं। सो अब आपके पास यहाँ पर 2 सेट्स हैं पार्ट नंबर 1 में, और आप लोगों के पास RIFE है और B में आपके पास FIRE है। सो दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। इक्विवेलेंट की कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, और यानी दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर सेट A में भी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो यस ये आप लोगों के पास इक्विवेलेंट सेट है। सेकेंड पार्ट में देखें तो आपके पास सी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, डी में 4 हैं, सो ये आप लोगों के पास इक्विवेलेंट सेट्स नहीं हैं। उसके बाद 5 है, इसमें आप लोगों के पास यस। यहाँ पर अब हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 3 हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हैं। आपने कॉमास का भी ध्यान रखना है क्योंकि हम एलिमेंट्स को कॉमास से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 6 5 हैं और यहाँ पर एक 5 है, देन 55 है, देन 555 है। सो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दैट फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट A एंड B एंड राइट द रिजल्ट सिम्बॉलिकली। अब यहाँ पर हमने सिंबल से रिप्रेजेंट करना है कि आप लोगों के पास कौन सा जो है वो इनके दरम्यान में सिंबल यूज हो रहा है। पहला पार्ट है आप लोगों के पास जिसमें A जो है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जा रहा है, और B में आपके पास है 1 2 3 4 एलिमेंट्स। अब ये जो B सेट है ये पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है A में। अब यहाँ पर बात आ रही है सबसेट की, और ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी सबसेट क्या है, तो वो आप लोगों को ईजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर A और B दो सेट्स हैं। A में हमारे पास एलिमेंट्स कंटेन है जो कि 1 से अप टू सो ऑन यानी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और B सेट में आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो अब ये पूरा का पूरा सेट इस A सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। सो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास B जो है वो सबसेट है A का, ठीक है। सो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सबसेट के लिए वो ये सिंबल होता है, यानी B जो है वो सबसेट है A का। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास 2 सेट्स मौजूद हैं। ए जो है वो आपके पास AEU है और B सेट है सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स में आपके पास आता है AEIOU। सो A पूरा सेट B के अंदर कंटेन कर रहा है, सो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं दिस वन, ठीक है। तो A जो है वो पूरा का पूरा B में कंटेन कर रहा है। देन आपके पास A और B है। अब यहाँ पर इन दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, तो हम यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू का, ठीक है। और जब हमारे पास सेट्स इक्वल्स नहीं होते तो हम फिर सिंबल यूज़ करते हैं नॉट इक्वल्स टू का। इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने मिसिंग नंबर लिखना है एलिमेंट्स का इनकी रिक्वायर्ड प्लेसेस पे, ताकि जो है ये आपके पास एक इक्वल सेट्स हो जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास जो here is also a mistake.
ओके पहला पार्ट है आप लोगों के पास जिसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 4 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें SOFT है और दूसरे में आपके पास TFS है। अब इन दोनों सेट्स को इक्वल करने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल मिसिंग है जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर O है और यहाँ पर O मिसिंग है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे O। तो ये आपके पास इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल सेट की कंडीशन यही होती है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनकी कार्डिनैलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। सो अब नेक्स्ट में हमारे पास पॉट है यानी POT, एक 3 जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उसके बाद आपके पास T और P अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अगेन आपके पास कौन सा नंबर मिसिंग है, वो O है, अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है वो O है, सो वो आप यहाँ पर यूज़ कर दोगे। बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क है वो आपने खुद करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आप लोगों ने मिसिंग नंबर लिखना है ताकि आपके पास इक्वलेंट सेट हो जाए। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 है एक सेट और दूसरा सेट में आपके पास अगर एक एलिमेंट लिखोगे, यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। मैंने T यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो आपने अल्फ़ाबेट ही यूज़ करना है और अगर नंबर्स हैं तो आपने नंबर ही यूज़ करने हैं। सेकंड में आप लोगों के पास एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज है। सो नेक्स्ट में आप लोगों के पास A और B मौजूद है। सो यहाँ पर हम 2 मज़ीद अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये इक्वलेंट सेट जो है वो हो जाएगा। सो इस तरह से C और D मैंने यूज़ कर लिया। सो ये हमारे पास इक्वलेंट सेट हो चुके हैं। सो आपने ये सारी डेफिनेशंस अपनी नोटबुक के ऊपर कॉपी करनी है और ये सारा जो आपका काम है ये आप अपनी बुक पर ही अटैम्प्ट करेंगे, नोटबुक पे नहीं करना, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक्स। ठीक है, और इसके अलावा आपने अपनी डेफिनेशंस को अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशंस का नॉलेज होगा, जो टाइप्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आती होगी, तो आप फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हो, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो। अगर वो आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप एक्सरसाइजेस भी सॉल्व नहीं कर सकोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।